हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SPS स्टडी ग्रुप। दोस्तों, इस चैनल पे मैं जो सब्जेक्ट हमारी रीजनिंग होती है, रीजनिंग सब्जेक्ट के सारे सिलेबस से रिलेटेड मैं वीडियोज़ लाता रहता हूँ। दोस्तों, मैं स्टार्टिंग से सिलेबस लेके और लास्ट तक सिलेबस लेके जाऊँगा और आप लगातार अगर मेरी वीडियो देखते रहे तो ये बात तो पक्का है कि आप रीजनिंग से पूर्ण रूप से अवगत हो जाओगे और रीजनिंग में आने वाले कोई भी सवाल, कोई भी प्रतियोगी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो आप भली बात है उसको सॉल्व कर सकते हो और टाइम भी बचा सकते हो और अच्छे मार्क्स ला के एग्ज़ाम निकाल सकते हो, क्लियर कर सकते हो। दोस्तों, मैं अपनी रीजनिंग सब्जेक्ट में मैं पहले सिलेबस को लेकर चल रहा हूँ। अभी पहले सिलेबस का नाम है सादृश्यता परीक्षण, जो कि वर्बल रीजनिंग में रीजनिंग। दोस्तों, मैंने आपसे अपनी पहली वीडियो में भी बताया था रीजनिंग दो प्रकार की होती है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग किया है वर्बल रीजनिंग से और वर्बल रीजनिंग के पहला ही चैप्टर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, पहले चैप्टर में मैंने सादृश्यता परीक्षण लिया था और सादृश्यता परीक्षण में दोस्तों मैंने लेटर एनालॉजी आपको पहले पढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने क्लास बनाई थी नंबर एनालॉजी पे। तो आज बारी है वर्ड एनालॉजी की। आज वर्ड एनालॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैंने पहले कहा था कि वर्ड एनालॉजी लेटर एनालॉजी और नंबर एनालॉजी से अलग है, थोड़ा सा हार्ड है, टफ है। चीज़ तो क्लियर है कि वर्ड एनालॉजी में किसी भी प्रकार की गणना हमें नहीं करनी पड़ती है, किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, किसी भी प्रकार की गणना नहीं करनी पड़ती है। बस सिर्फ जो पहले, उसमें भी सेम ही है, जोड़े दिए होते हैं इसमें भी, और पहला जोड़ा दिया होता है, दूसरा जोड़ा निकालना होता है। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट ये है कि वो जोड़ा ना कोई गणित का होता है और ना ही कोई इंग्लिश का होता है। वो दरअसल जोड़ा इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीके, इन चीज़ों से शब्द उठाता है एग्जामिनर, और इन चीज़ों से शब्द उठा के उसके संबंध में ही दूसरा शब्द रख के शब्द पूछ लेता है कि इसका जोड़ा किससे बनेगा। तो दोस्तों, इसलिए वर्ड एनालॉजी थोड़ी सी हार्ड है। अगर आपकी जीके जीएस अगर आपकी क्लियर है, इतिहास, हिस्ट्री आपको सही से आती है, तो आप वर्ड एनालॉजी प्रॉपरली कर पाएंगे। तो दोस्तों, वर्ड एनालॉजी स्टार्ट करने से पहले मैं वर्ड एनालॉजी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि वर्ड एनालॉजी को हिंदी में शब्द सादृश्य बोलते हैं। वर्ड एनालॉजी को हिंदी में शब्द सादृश्य बोलते हैं। शब्द सादृश्य को दोस्तों थोड़ा सा परिभाषित किया है मैंने अपने शब्दों में। तो मैं जो शब्द सादृश्य है इसका मैं पहले मीनिंग समझा देता हूँ आपको कि शब्द सादृश्य कहते किस चीज़ को, पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्न चालू करेंगे। तो शब्द सादृश्य यानी कि वर्ड एनालॉजी जो होती है हमारी, शब्द सादृश्य को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि सादृश्य क्या है। दोस्तों, बहुत अच्छी बात लिखी है कि शब्द सादृश्य को समझने से पहले ये तो समझ लें कि सादृश्य का अर्थ क्या, सादृश्य कहते किसको हैं। तो दोस्तों, जो सादृश्य है हमारा, सादृश्य का अर्थ दो शब्दों के बीच समानता बताना है। सादृश्य जो होता है एक समानता प्रकट करने के लिए लगाया गया शब्द है कि दो शब्दों को आपस में जो जोड़ता है उनके बीच जो समानता होती है, उस समानता को दर्शाने के जो शब्द हैं वही शब्द सादृश्य होते हैं। तो शब्द सादृश्य का अर्थ दो शब्दों के बीच समानता बताना है, जो समझ का संबंध बताता है, जो आपस में, मैंने कहा था, जो आपस में एक दूसरे के संबंध को प्रकट करता है, जो आपस में समझ होती है उस संबंध को समांतर रूप से समझाता है। साधारण शब्दों में सादृश्य दो अलग अलग चीज़ों की तुलना कर उन्हें जोड़ता है। जो सादृश्य है वो दो अलग अलग चीज़ों, दो अलग अलग शब्द दिए होते हैं, जो एक जोड़ा बनाया होता है दो शब्दों का, उन दो अलग अलग शब्दों का जो संबंध होता है, जो उन दोनों शब्दों में समानता होती है, उस समानता के जोड़ों को ही दर्शाता है। दोस्तों, उदाहरण के लिए मैंने लिखा है दिन है, दिन का दिया है, दिन बराबर रात है, तो आकाश बराबर क्या होगा, तो आकाश बराबर होगा पृथ्वी। तो दोस्तों, इन दोनों शब्दों के बीच संबंध जो दोहराया गया वो इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट बताया गया, यानी कि उल्टा बताया गया। दिन का उल्टा क्या है, रात है, तो दिन का उल्टा रात है, तो उसी तरीके से आकाश का उल्टा पृथ्वी हो जाएगा। दोस्तों, इसमें जो शब्द है, जो समानता बताई गई है, तो समानता एक दूसरे के उल्टी बताई गई है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की उल्टी बताई गई है। तो उसी तरीके से हमने अगली जोड़ी ले ली, ये पहली जोड़ी हो गई, और इसके
कंपेयर में अगली जोड़ी के बारे में पूछ लिया है, ऐसे करके पूछा है सवाल, तो हमने इसकी अपोजिट जोड़ी ले ली है, आकाश की हो जाएगी पृथ्वी। दोस्तों मैंने जो आपसे पहले लेटर एनालॉजी और नंबर एनालॉजी पढ़ाई, मैं आशा करता हूँ वो वीडियो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और अब आगे आने वाले एग्ज़ाम में वर्ड एनालॉजी नंबर एनालॉजी और लेटर एनालॉजी से अगर सवाल आएंगे तो आप कर पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। आशा तो यही है कि आप सब सही से समझें। दोस्तों वर्ड एनालॉजी थोड़ी सी टफ इसलिए है क्योंकि जो वर्ड एनालॉजी में जो क्वेश्चन रखे जाते हैं, एग्ज़ाम में जो प्रश्न रखे जाते हैं वर्ड एनालॉजी से, वो दोस्तों कुछ डिफरेंट पूछे होते हैं। जैसे पूछ लेगा हमारा जीव विज्ञान से, जीव विज्ञान से शब्द उठा के रख देगा और उसके संबंध में दूसरे शब्द को तुम्हें ढूंढना है कि इसके संबंध में दूसरा शब्द क्या है। रसायन विज्ञान से पूछ लेगा, दोस्तों हिंदी से पूछ लेगा, कोई रस या अलंकार करके कोई एक जोड़ी दे देगा और उसके अपोजिट दूसरा कोई रस दे देगा और उसका उदाहरण पूछ लेगा। पहले रस दे के नाम दे के और जोड़ी पूछ लेगा, दूसरे में भी उसकी जोड़ी पूछेगा, इस तरीके से। जनरल नॉलेज से दोस्तों बहुत सवाल बनते हैं वर्ड एनालॉजी में। दोस्तों भूगोल से भी वर्ड एनालॉजी में बहुत सारे सवाल बनते हैं। दोस्तों वर्ड एनालॉजी इसीलिए हार्ड है क्योंकि इसमें जो शब्द जो दिए होते हैं वो शब्द में गुणा भाग जोड़ घटाव तो कुछ नहीं करना होता है, लेकिन उनमें समानता ढूंढ के उसी के आधार पर दूसरा वर्ड बताया जाता है, दूसरा शब्द हमें ढूंढना होता है। और ये शब्द ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो बनते हैं वो जीव विज्ञान से बनते हैं, रसायन विज्ञान से, हिंदी से आ जाते हैं, जनरल नॉलेज से भी आ जाते हैं और भूगोल से भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे वर्ड एनालॉजी में जो प्रश्न बनते हैं, जो परीक्षाओं में प्रश्न दिए जाते हैं, वो इन सब में से किसी से भी पूछ सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वर्ड एनालॉजी की आप परिभाषा अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों वर्ड एनालॉजी के हम प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे आगे। तो पहला प्रश्न है वर्ड एनालॉजी का दोस्तों, गाय बराबर दूध, समानुपात वृक्ष बराबर क्या होगा। दोस्तों ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है दोस्तों हमारा मिट्टी, ऑप्शन बी में है फल, ऑप्शन सी में है दोस्तों पानी, ऑप्शन डी में है दोस्तों विनाश। दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है वर्ड एनालॉजी से, गाय का संबंध दूध से है तो वृक्ष का संबंध किनसे होगा, मिट्टी से होगा, फल से होगा, पानी से होगा, विनाश से होगा। तो दोस्तों एक जोड़ा इसमें बताया गया है, हर एक प्रश्न में एक जोड़ा या दो जोड़े आपस में बता दिए होते हैं और तीसरे जोड़े के बारे में हमसे पूछ रहा होता है। तो दोस्तों ये सवाल जो पूछा गया था, ये सवाल पूछा गया था 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर 2018 के एग्जाम में ये सवाल आया था। और एग्जाम किसका था दोस्तों, आरआरबी का, यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, आरआरबी GROUP ग्रुप डी। दोस्तों ये सवाल हमारा आरआरबी ग्रुप डी के 4 दिसंबर 2018 के एग्जाम में आया था। दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो भी सब्जेक्ट जो सिलेबस करा रहा हूँ, वो सारे किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पहले से आ रखे हैं या फिर आने की संभावना है इस टाइप के क्वेश्चन। तो मैं वही मेन क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ जो कि
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो किसी एग्जाम में आ चुके हैं, और सारे क्वेश्चन आपके हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं। एसएससी के क्वेश्चन है, सीजीएल के क्वेश्चन है, और आरआरबी के क्वेश्चन उठाए हैं, कुछ यूपी पुलिस के क्वेश्चन उठाए हैं मैंने। तो सारे ही कंपटीशन टफ एग्जाम के क्वेश्चन है। तो अगर ये क्वेश्चन आप समझने लगे दोस्तों, तो जो अगर इनसे नीचे कोई लेवल का आप एग्जाम दोगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन का आंसर आप निकाल दोगे, यानी कि समझ जाओगे। इनसे सरल ही क्वेश्चन आएंगे, इनसे कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। तो दोस्तों गाय का संबंध है दूध से, गाय का संबंध दूध से। तो इनमें समानता क्या हुई कि गाय दूध देती है। तो गाय अगर दूध देती है तो वृक्ष क्या देता है हमें? वृक्ष क्या मिट्टी देता है? नहीं देता है। वृक्ष मिट्टी नहीं देता है। वृक्ष फल देता है? हाँ, वृक्ष फल देता है हमें। और वृक्ष पानी देता है? नहीं देता है पानी। वृक्ष से विनाश होता है किसी चीज का? नहीं होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर? वृक्ष से फल का सही आंसर मिल रहा है, सही मेल मिल रहा है, सही समानता मिल रही है। तो वृक्ष बराबर हो जाएगा फल। वृक्ष फल देता है, गाय दूध देती है तो वृक्ष फल देता है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, पिघलना अनुपात तरल समानुपात जमना अनुपात क्या होगा? दोस्तों पिघलना अगर तरल है तो जमना क्या होगा? विकल्प में है, विकल्प ए में है। दोस्तों दूसरा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि पिघलना बराबर तरल है तो जमना बराबर क्या होगा? दोस्तों बहुत ही शानदार सवाल है ये, और ये सवाल जो है हमारा यूपीपीसीएल यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्ज़ाम में ये पहले पूछा जा चुका है। दोस्तों यहाँ पे लिखा भी है मैंने एग्ज़ाम कौन से एग्ज़ाम में पूछा है। तो यूपीपीसीएल 2018 के एग्ज़ाम में ये सवाल पहले पूछ चुका है एग्जामिनर। दोस्तों सवाल में पूछा क्या गया आइए देखते हैं। पिघलना बराबर तरल है तो जमना बराबर क्या होगा? तो दोस्तों पिघलना बराबर तरल है, इसी के इन दोनों शब्दों के बीच में पहले हम समानता ढूंढ लेते हैं। तो अगला जो तीसरा शब्द दिया गया उसकी समानता ढूंढना बहुत ही आसान हो जाएगा विकल्प में से। तो पहले शब्द की जो पहली जोड़ी है उसमें समानता ढूंढ लेते हैं कि पिघलना बराबर तरल दिया है, यानी कि पिघलने का संबंध जो है तरल से बताया गया। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि मोमबत्ती है। मोमबत्ती में जो मोम होता है, जब मोम पिघलता है, गर्म होकर पिघलता है तो वो तरल हो जाता है, यानी कि बहुत ही मुलायम हो जाता है मोम। तो मोम पिघलने के बाद मुलायम हो जाता है, यानी कि पिघलना बराबर तरल से तरल हो जाता है। तो उसी प्रकार से जमना, जब कोई चीज़ जम जाती है तो वो क्या हो जाती है? जमेगी तो चीज़ ठोस ही होगी जमने के बाद। तो जमने के बाद चीज़ दाब नहीं होगी, जमने के बाद चीज़ बर्फ़ नहीं होगी। यानी कि मान लो पानी है, जमने के बाद बर्फ़ हो जाएगा, लेकिन पानी की जगह अगर और कुछ जम रहा है, मोम जमने के बाद तो पानी बर्फ़ नहीं हो जाएगा ना। मोम जमने के बाद क्या होगा? ठोस ही होगा। ना ही जमने के बाद कोई चीज़ ऑक्सीजन होगी, तो जमने के बाद चीज़ क्या होगी? ठोस होगी। तो जमना बराबर क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा हमारा ठोस। ठोस, क्योंकि कोई चीज़ जब पिघलती है तो वो तरल हो जाती है, अगर कोई चीज़ जमती है तो वो ठोस हो जाती है। तो ठोस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। अगला सवाल नंबर 3 देखते हैं। दोस्तों जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं कोई ना कोई एग्ज़ाम में पहले आ रखे हैं, या तो कोई यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम में आया है, या ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आया है, या फिर सीजीएल एसएससी के एग्ज़ाम में आया है। तो सवाल नंबर 3 है हमारा, औषधि का संबंध रोगी से है। औषधि का संबंध है रोगी से, तो शिक्षा का संबंध किससे होगा? यानी कि औषधि बराबर रोगी है तो शिक्षा बराबर क्या होगा? दोस्तों यदि हम ऑप्शन देखेंगे तो हमें लगभग इस क्वेश्चन में 3 ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं, अध्यापक, विद्यालय और छात्र। लगभग तीनों का संबंध शिक्षा से। लेकिन हमें एग्जैक्ट संबंध ढूंढना है कि इन दो शब्द जो पहले दिए गए हैं, हमारे जो जोड़ा दिया गया है,
इस जोड़े में समानता क्या है। दोस्तों समानता और तर्क ढूंढना ही वर्ड एनालॉजी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्ड एनालॉजी में अगर हमने समानता शब्दों के बीच अगर ध्यान से देख ली तब हम राइट आंसर लगा पाएंगे, वरना कोई ना कोई गलत आंसर लगा के आ जाएंगे, विकल्प गलत चुन लेंगे और हमारा गलत हो जाएगा, नंबर भी कट जाएगा। इसलिए दोस्तों हमें प्रॉपर जो संबंध है, जो समानता है जोड़े में, वो ढूंढनी है, उसके आधार पे संबंध बताना है। तो सवाल है हमारा औषधि बराबर रोगी है तो शिक्षा बराबर क्या होगा। तो औषधि बराबर रोगी है। अब इसमें हम समानता ढूंढें तो जो औषधि होती है, जो दवाइयाँ होती हैं, वो किसको चाहिए होती हैं? रोगी को चाहिए होती हैं। दवाइयाँ किसी स्वस्थ आदमी को तो चाहिए नहीं। तो दवाइयाँ अगर रोगी को चाहिए तो शिक्षा किसको चाहिए? शिक्षा छात्र को ही चाहिए शिक्षा। तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, छात्र। देखें समानता, देखें शिक्षा अध्यापक को नहीं चाहिए, अध्यापक तो शिक्षा देता है, लेता थोड़ी ना है। शिक्षा विद्यालय को नहीं चाहिए, विद्यालय तो एक स्थान है और स्थान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो शिक्षा किसको चाहिए? शिक्षा छात्र को चाहिए। शिक्षा ट्यूशन भी गलत है, विद्यालय गलत है, अध्यापक गलत है। तो यहाँ पे शिक्षा बराबर क्या आ जाएगा? छात्र। तो शिक्षा किसको चाहिए? छात्र को। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं दोस्तों, जब समानता हम ढूंढते हैं तो एक तरह का तर्क लगाते हैं हम, वहाँ पे कॉमन सेंस का प्रयोग करते हैं हम। तो जो तर्क होता है, हर सवाल में कोई तर्क छुपा होता है। तो इस सवाल में तर्क क्या छुपा है? इसका औषधि रोगी को चाहिए। औषधि रोगी को चाहिए। तो उसी के आधार पर हमने लिख दिया कि शिक्षा किसको चाहिए? शिक्षा किसको चाहिए? शिक्षा छात्र को चाहिए। अगर औषधि रोगी को चाहिए तो शिक्षा भी छात्र को चाहिए। तो ये हमने तर्क लगा दिया, यहाँ पे ये संबंध ढूंढ दिया हमने, दोनों में समानता ढूंढ दी है कि इस वर्ड में क्या समानता है, तो इसके आधार पे इसमें क्या समानता होनी चाहिए। तो इसी तरीके का एक तर्क लगाया जाता है, उसके आधार पे ही विकल्प का चयन किया जाता है। अगर हम बिना तर्क लगाए डायरेक्टली आंसर दे दें तो हमारा आंसर गलत भी हो सकता है। तो दोस्तों जो पहला शब्द होता है, पहले शब्द में हमें समानता ढूंढनी होती है, उसी के आधार पे जो अगला पूछा गया है उसमें समानता हम ढूंढते हैं फिर विकल्प में से। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सवाल भी आप समझ गए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 की तरफ।